ये एक महान स्नाइपर की कहानी है जो मीलों दूर से निशाना लगा सकता था, यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी बांध कर भी। लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह सिर्फ एक साधारण गणित का शिक्षक था। वह युद्ध, हिंसा और हथियारों से नफरत करता था। फिर एक दुखद घटना ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक घातक स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक विवाहित जोड़ा एक साधारण से घर में खुशी खुशी रहता है। उस आदमी का नाम निकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्त्या है। नास्त्या एक प्रतिभाशाली कलाकार है जो लकड़ी की सुंदर मूर्तियां बनाती है। निकोला पास के एक स्कूल में गणित का शिक्षक है। वह शांत, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित है। ज्यादातर छात्र उसका सम्मान करते हैं। हालांकि इवान नाम का एक लड़का लगातार उसका मजाक उड़ाता है। इवान एक अमीर परिवार से है और अक्सर अपने परिवार के रुतबे का दिखावा करता है। वह पूरी कक्षा के सामने अक्सर निकोला के कपड़ों और दिखावट का मजाक उड़ाता है। उसका लक्ष्य निकोला को गुस्सा दिलाना है ताकि वह उसकी शिकायत कर सके और उसे नौकरी से निकलवा सके। इसके बावजूद निकोला शांत रहता है और विवाद से बचता है। वो बहुत सादा जीवन जीता है। उसके घर में टेलीविजन जैसे आधुनिक उपकरण भी नहीं है। इस वजह से उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बहुत कम जानकारी है। एक दिन स्कूल में वो टेलीविजन पर एक समाचार प्रसारण देखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। समाचार के अनुसार कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है और कई क्षेत्र दुश्मन के नियंत्रण में आ गए हैं। उस शाम निकोला घर लौटता है और उसे एक अद्भुत खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि नास्त्या मां बनने वाली है। यह खबर उसे खुशी से भर देती है। ये जोड़ा साथ मिलकर इस खास पल का जश्न मनाता है। अगली सुबह निकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह सड़क किनारे दो सैनिकों को सिगरेट पीते हुए देखता है। उनकी वर्दी यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी से अलग दिख रही है। निकोला को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद नई वर्दी आई होगी। बिना ज्यादा सोचे वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वह स्कूल पहुंचा तो वह हैरान रह गया। इमारत पूरी तरह खाली थी। एक भी छात्र वहां मौजूद नहीं है। कुछ ही पलों बाद उसे टेलीविजन से पता चलता है कि रूसी सेना यूक्रेन में घुस आई है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने जिन सैनिकों को देखा था वे यूक्रेनी सैनिक नहीं थे। ये सोचकर उसे तुरंत नास्त्या की चिंता होने लगती है। वह जल्दी से अपनी साइकिल उठाता है और घर की ओर भागता है। दुर्भाग्य से वह बहुत देर से पहुंचता है। वह देखता है कि दो सैनिक नास्त्या पर हिंसक हमला कर रहे हैं। निकोला तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उस पर भी हमला कर देते हैं। वह बार बार उनसे रुकने की विनती करता है और बताता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद उनमें से एक कीमती सामान की तलाश में घर के अंदर आता है। जब उसे कुछ भी कीमती नहीं मिलता तो वह घर में आग लगा देता है। जैसे ही लपटें उनके घर में फैलती हैं, नास्त्या गुस्से से भर जाती है। वह पास पड़ा एक पत्थर उठाती है और सैनिकों से लड़ती है। जवाब में एक सैनिक गुस्से में गोली चला देता है। गोली नास्त्या को लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। निकोला ये देखकर टूट जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वे भी नास्त्या के शव को देखकर टूट गए। उन्होंने निकोला को सांत्वना दी और उसके लिए कब्र खोदने में मदद की। फिर उन्होंने उससे अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कहा। निकोला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह सब कुछ जो उसे प्यारा था उसे छीन लिया गया था। दुश्मन के सैनिकों ने उसकी पत्नी को छीन लिया, उसका घर तबाह कर दिया और उसके अजन्मे बच्चे को भी उससे दूर कर दिया। इस त्रासदी ने उसके मन में बदले की आग जला दी। उसने तय किया कि वह दोषियों को उनके किए की सजा देगा। इसके लिए उसे लगा कि बस एक ही रास्ता है, उसे यूक्रेनी सेना में शामिल होना था। निकोला ने उन दो सैनिकों से उसे अपने साथ ले जाने की विनती की। उसने उनसे कहा कि वह अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। उसका दर्द समझते हुए सैनिक मान गए और उसे सैन्य अड्डे पर ले आए। जाने से पहले निकोला ने नास्त्या की बनाई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति ली। ये उन कुछ चीजों में से एक थी जो उसकी याद के तौर पर उसके पास बची थी। जब वे अड्डे पर पहुंचे तो एक वरिष्ठ अधिकारी उसे देखकर खुश नहीं हुआ। अधिकारी को शक था कि निकोला दुश्मन का जासूस हो सकता है। उसने दोनों सैनिकों से पूछताछ की और उसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। निकोला ने फिर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुश्मन के सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला और उसे घर जला दिया। उसके अधिकारी से कहा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह बस अपने देश की रक्षा करना चाहता था और उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद अधिकारी अंततः उसे सेना में शामिल करने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन निकोला का सैन्य प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण उसके लिए बेहद कठिन था। आखिरकार उसने अपना अधिकांश जीवन एक गणित शिक्षक के रूप में बिताया था। उसकी दुनिया हमेशा किताबों, अंकों और शिक्षा के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे हथियारों या युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। जहां बाकी रंगरूटों ने जल्दी ही उपकरण संभालना सीख लिया, वहीं निकोला को तालमेल बिठाने में अक्सर संघर्ष करना पड़ता था। ये देखकर अधिकारी को संदेह होने लगा कि क्या वह कभी एक सक्षम सैनिक बन पाएगा। चुनौतियों के बावजूद निकोला ने हार नहीं मानी। वह खुद को प्रेरित करता रहा और हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। प्रशिक्षण के दौरान एक रात उसने एक अजीब अनुरोध किया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि वे उसे उसके असली नाम से न बुलाएं। इसके बजाय वह रेवन के नाम से जाना जाना चाहता था। ये सुनकर बाकी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। अधिकारी ने समझाया कि ऐसे नाम आसानी से नहीं चुने जा सकते। उन्हें अपने कार्यों और उपलब्धियों से कमाना पर DDHता है। उसने निकोला से कहा कि एक सैनिक को पहले अपने देश के लिए कुछ सार्थक हासिल करना होगा। निकोला को इस जवाब से बुरा नहीं लगा, बल्कि इससे उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उस पल से
उसने और भी कड़ी मेहनत की। बाकी सैनिकों के सो जाने के काफी देर बाद भी वह अकेले अभ्यास करता रहा। एक दिन अधिकारी ने सभी रंगरूटों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सूचित किया कि सेना कुशल स्नाइपर्स की कमी का सामना कर रही है। उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए सटीक निशानेबाजों की सख्त जरूरत थी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कोई स्नाइपर के रूप में प्रशिक्षण लेना चाहता है। कई सैनिक आगे आए। निकोला उनमें से एक था। जैसे ही दूसरों ने उसे आगे आते देखा, वे फिर से हंसने लगे। अधिकारी ने निकोला की ओर देखा और कहा कि वह अभी तैयार नहीं है। उन्होंने समझाया कि निकोला को अभी भी हथियार चलाने के बुनियादी तौर तरीकों में संघर्ष करना पड़ते रिश्ता है। उनकी राय में स्नाइपर बनना निकोला की मौजूदा क्षमताओं से कहीं परे था। हालांकि निकोला पीछे हटने को तैयार नहीं था। आत्मविश्वास के साथ उसने घोषणा की कि वह एक बेहतरीन स्नाइपर बन सकता है। उसे बस खुद को साबित करने के एक मौके की जरूरत थी। निकोला का आत्मविश्वास देखकर अधिकारी ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने निकोला को 20 सेकंड के भीतर राइफल जोड़ने की चुनौती दी। अपने कौशल को दिखाने के लिए निकोला ने पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उसने केवल 18 सेकंड में हथियार को पूरी तरह से खोलकर वापस जोड़ दिया। उसकी गति और सटीकता ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। जिन सैनिकों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित थे। नतीजतन उन्होंने निकोला को स्नाइपर प्रशिक्षण में भर्ती करने का फैसला किया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकांश रंगरूटों को आधुनिक राइफलें मिली। हालांकि निकोला को एक पुरानी और बेकार बंदूक दी गई। राइफल देखकर उसने बेहतर बंदूक की मांग की। अधिकारी ने मना कर दिया और कहा कि उसे अपने प्रदर्शन से इसे हासिल करना होगा। कोई और विकल्प न होने पर निकोला ने उसी राइफल के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखा। बाद में अधिकारी ने सभी प्रशिक्षु स्नाइपर्स को एक महत्वपूर्ण नियम समझाया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा स्नाइपर किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह नहीं छोड़ता। स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो जाए, स्नाइपर को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उनके अनुशासन की परीक्षा लेने के लिए अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अचानक पास में एक गोली चलाई। जो भी रंगरूट झिझका, हिला या डर गया, उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। जब निकोला की बारी आई तो वह पूरी तरह स्थिर रहा। उसका ध्यान लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटा। परिणाम स्वरूप वो सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अगली चुनौती ने उनकी याददाश्त और एकाग्रता की परीक्षा दी। प्रशिक्षुओं को लक्ष्य केवल एक बार देखने की अनुमति थी। उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें पूरी तरह से याददाश्त के आधार पर निशाना लगाना था। कई सैनिक इस अभ्यास को पास करने में सफल रहे। जब निकोला ने निशाना साधा तो वह लक्ष्य से थोड़ा चूक गया। इस वजह से वह परीक्षा में असफल रहा। पुरानी राइफल के कारण सटीक निशाना लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी सभी ने महसूस किया कि बेहतर हथियार के साथ वह शायद सफल हो जाता। इसके तुरंत बाद एक और कठिन चुनौती आई। इस बार प्रशिक्षुओं को केवल फ्लेयर्स से मिलने वाली हल्की रोशनी में घने अंधेरे में निशाना लगाना था। अधिकारी ने रात के आसमान में कई फ्लेयर्स छोड़े। जैसे ही इलाका रोशन हुआ, सैनिकों ने तुरंत गोलियां चलाईं। हालांकि उनमें से कोई भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया। निकोला ने एक अलग तरीका अपनाया। जल्दबाजी करने के बजाय उसने फ्लेयर्स के समय और गति को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि रोशनी की तरफ सीधे निशाना लगाने से सटीकता की गारंटी नहीं होगी। अपने गणितीय कौशल का उपयोग करके उसने दूरी, कोण और समय की गणना की। सही पल मिलने के बाद उसने ट्रिगर दबाया। उसका निशाना अद्भुत सटीकता के साथ लक्ष्य पर लगा। अधिकारी और अन्य सैनिक दंग रह गए। इससे पहले किसी ने भी इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था। निकोला इसे हासिल करने वाला पहला प्रशिक्षु बन गया। उसके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर अधिकारी ने अंततः उसे रेवन कोड नाम दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निकोला प्रशिक्षण लेता रहा और बेहतर होता गया। अंततः प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम परिणामों की घोषणा की गई। कर्नल ने निकोला को सलामी दी और उसे सूचित किया कि वह आधिकारिक तौर पर सक्रिय ड्यूटी के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद कर्नल नए आदेशों के साथ लौटा। उसने निकोला को आगामी मिशन के लिए अपना उपकरण तैयार करने का निर्देश दिया। खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि दुश्मन ताकतों ने एक रणनीतिक चेक पॉइंट पर नियंत्रण कर लिया है। ये वह क्षण था जब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। निकोला की टीम तुरंत उस जगह की ओर बढ़ गई। पहुंचने के बाद सैनिकों ने अपनी जगह ली और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद पास में हलचल दिखाई दी। एक गाड़ी को चेक पॉइंट की ओर आते देखा गया। स्थिति को भांपते हुए कर्नल ने तुरंत सबको गोली न चलाने का आदेश दिया। इस बीच दुश्मन के सैनिकों ने गाड़ी रोकी और यात्रियों को बाहर आने को कहा। उन्होंने सबके पहचान पत्र देखे और गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर उन्होंने यात्रियों को जाने दिया। हालांकि उन्होंने यात्रियों के पासपोर्ट अपने पास रख ली। जब नागरिकों ने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो सैनिकों ने हिंसा की और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने तुरंत अपनी टीम को हमला करने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में स्नाइपर्स ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। उनके निशाने सटीक और कारगर थे। मुठभेड़ लगभग तुरंत समाप्त हो गई। दुश्मन के सैनिक मारे गए और मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बेस कैंप लौटने के बाद निकोला ने देखा कि कई सैनिक गायब थे। जिज्ञासा में उसने पूछा कि वे कहाँ गए थे। उसे बताया गया कि उन्हें एक अलग ऑपरेशन पर भेजा गया है। अगले दिन शिविर में विनाशकारी खबर पहुंची। उन सैनिकों में से कई अपनी जान गंवा चुके थे। उन्हें एक बेहद कुशल दुश्मन स्नाइपर ने निशाना बनाया था।
उस स्नाइपर को सिरी के नाम से जाना जाता था और वह दुश्मन सेना के सबसे खतरनाक निशानेबाजों में से एक माना जाता था। कुछ दिनों बाद निकोला और उसकी टीम को एक और काम सौंपा गया। वे निर्धारित क्षेत्र में गए और पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी। तैयारी पूरी होने के बाद सैनिक अपनी जगह पर तैनात हो गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद दुश्मन के सैनिक वहां आ पहुंचे। जैसे ही निकोला ने उन्हें देखा, वह एक चेहरा पहचान कर हैरान रह गया। वह इवान था, वही छात्र जो स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करता था। अब इवान दुश्मन सेना के साथ काम कर रहा था। जब कर्नल ने हमला करने का आदेश दिया तो निकोला एक पल के लिए हिचकिचाया। अपने पूर्व छात्र की जान लेने का विचार उस पर भारी पड़ रहा था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। सैनिकों पर सीधा निशाना साधने के बजाय उसने इलाके में छिपे विस्फोटकों पर निशाना साधा। उसकी गोली ने एक जोरदार धमाका कर दिया। विस्फोट ने इवान समेत दुश्मन सेना का सफाया कर दिया। ऑपरेशन के बाद कर्नल ने निकोला से बात की। उन्होंने पूछा कि उसने गोली चलाने से पहले हिचकिचाहट क्यों दिखाई। तब निकोला ने स्थिति स्पष्ट की। उसने बताया कि दुश्मन सैनिकों में से एक कभी उसका छात्र रह चुका था। उस रिश्ते की वजह से उसे ट्रिगर दबाने में मुश्किल हुई। कर्नल ने जवाब देने से पहले ध्यान से सुना। उन्होंने निकोला को याद दिलाया कि इवान अब छात्र नहीं रहा, वे अब दुश्मन की तरफ से लौटने वाला एक सैनिक था। कर्नल ने समझाया कि व्यक्तिगत भावनाएं सैन्य फैसलों के बीच नहीं आ सकती। यदि कोई सैनिक भावनाओं को हावी होने देता तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। मिशन के बाद टीम सुरक्षित बेस कैंप लौट आई। तब तक कर्नल को निकोला पर पूरा भरोसा हो गया था। दोनों ने साथ में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। एक दिन कर्नल ने निकोला को अपने परिवार की एक तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। लड़कियों को यह भी नहीं पता था कि उनके पिता सेना में हैं। वे मानती थीं कि वे एक व्यवसायी हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कई वर्षों तक अपनी बेटियों से यह सच छिपा कर रखा था। निकोला ने फिर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुश्मन के सैनिकों ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। बोलते समय वह भावनाओं में बह गया। कर्नल ने उसे सांत्वना दी और मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अगली सुबह उन्हें एक और महत्वपूर्ण मिशन मिला। खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि दुश्मन सैनिकों का एक समूह जल्द ही एक विशिष्ट रास्ते से गुजरेगा। कर्नल और निकोला तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आड़ ली और इलाके पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को अपनी टुकड़ी का इंतजार करते देखा। जैसे ही निकोला ने स्कोप से उन्हें देखा, वह अचानक ठिठक गया। उसने उनमें से एक आदमी को पहचान लिया। ये वही सैनिक था जो उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। गुस्से की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई। निकोला ने तुरंत कर्नल से गोली चलाने की अनुमति मांगी। कर्नल ने मना कर दिया और कहा कि यह सही समय नहीं है। लेकिन निकोला का गुस्सा बढ़ता ही गया। जिस आदमी ने उसका परिवार बर्बाद किया था, वो ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने एक बार फिर गोली चलाने की अनुमति मांगी। कर्नल ने उसे रोक दिया और इंतजार करने का आदेश दिया। इस बार निकोला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। आदेश की अनदेखी करते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने लगी। वो तुरंत मार गया। दुर्भाग्य से उस गोली ने दुश्मन को उनकी स्थिति बता दी। कर्नल ने गुस्से में पूछा कि निकोला ने बिना अनुमति के ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी उनकी जगह का पता लगा चुका था। कर्नल ने तुरंत स्नाइपर की स्थिति तलाशना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक सटीक गोली चली। वो गोली कर्नल को लगी और उनकी तुरंत मौत हो गई। जो हुआ उसे देखकर निकोला स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी हरकतों ने इस त्रासदी को जन्म दिया। उसी पलों में उनके चारों ओर दुश्मन की भारी गोलीबारी शुरू हो गई। युद्ध के मैदान में धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। स्थिति को हाथ से निकलता देख निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल के शव को उठाया और उस जगह से दूर जाने लगा। मुश्किल से बचकर वह दुश्मन से बचते हुए बेस कैंप वापस लौटने में कामयाब रहा। कर्नल की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया। उसी पल उसने खुद से एक वादा किया। वह एक दिन सिरी को खत्म करेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ समय बाद निकोला को पास में सक्रिय 2 दुश्मन स्नाइपर्स के बारे में जानकारी मिली। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक और मिशन पर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने तुरंत पहले निशाने की पहचान की। उसने निशाना साधा और स्नाइपर को ढेर कर दिया। जैसे ही उसने दूसरे को निशाना बनाने की तैयारी की, पीछे से एक और छिपे हुए स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली निकोला के हाथ में लगी। वो बुरी तरह घायल हो गया था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दर्द के बावजूद उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। चोटों के कारण उसे पीछे हटने और कुछ समय के लिए छिपने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उसे सेना के एक मेजर का फोन आया। मेजर ने उसे सूचित किया कि उन्होंने आखिरकार उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। ये सुनकर निकोला तुरंत बेस लौट आया। पहुंचने के बाद मेजर ने सैनिकों को इकट्ठा किया और स्थिति समझाई। उसने खुलासा किया कि स्नाइपर का नाम सिरी था। उसे दुश्मन का सबसे खतरनाक और सटीक निशानेबाज माना जाता था। कहा जाता था कि सिरी शायद ही कभी अपना निशाना चूकता था। उसने पहले ही कई अत्यधिक कुशल स्नाइपर्स को खत्म कर दिया था। इस वजह से मेजर ने सभी को उसे कम न आंकने की चेतावनी दी। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी अपने कई हमलों को रिकॉर्ड करता था। वह फिर इस फुटेज को बांटता था ताकि विरोधी सेनाओं में डर फैला सके। उसका उद्देश्य दुश्मन सैनिकों का मनोबल गिराना और उन्हें हार मानने के लिए मजबूर करना था।
मेजर ने आगे बताया कि सिरी आमतौर पर एक ही जगह से काम करता था। वह लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहकर अपनी सटीक निशानेबाजी के लिए जाना जाता था। सारी जानकारी की समीक्षा करने के बाद टीम ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। सैनिकों को 2 समूहों में बांटा गया। पहला समूह सामने से हमला करके दुश्मन का ध्यान भटकाएगा। उसी समय दूसरा समूह पीछे से आगे बढ़ेगा। इस अफरा तफरी के दौरान निकोला इमारत में दाखिल होगा और सिरी को ढूंढेगा। एक बार उसे ढूंढ लेने के बाद वह उसे खत्म कर देगा। रणनीति तय होने के बाद सैनिक मिशन पर निकल पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे तो हर स्नाइपर अपनी स्थिति पर तैनात हो गया। इस बीच निकोला चुपचाप इमारत में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसने 2 दुश्मन सैनिकों को बातें करते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन दोनों को खत्म कर दिया और आगे बढ़ गया। योजना के अनुसार उसने अपनी टीम को संकेत भेजा। संकेत मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में सामने दिख रहे सभी दुश्मन सैनिक ढेर हो गए। इस बीच सिरी ने देखा कि उसके आदमी अब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर छत पर गया जहां उसका एक स्नाइपर तैनात था। हालांकि जब वह पहुंचा तो उसने पाया कि स्नाइपर वहां से जा चुका था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि दुश्मन की सेना ने इलाके को घेर लिया है। सिरी ने तुरंत अपने बेस से संपर्क किया और तत्काल सहायता मांगी। उसे बताया गया कि कुमुक 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। बिना समय बर्बाद किए वह अपनी जगह पर लौटा और घुसपैठिए की तलाश शुरू कर दी। अचानक उसने पास में एक छोटी लकड़ी की मूर्ति देखी। ये वही निशानी थी जिसे निकोला हमेशा अपने साथ रखता था। वह मूर्ति उसकी पत्नी की आखिरी याद थी। सिरी कुछ समझ पाता उसे पहले ही निकोला ने हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। अंत में निकोला भारी पड़ दिखा और उसने सिरी को खत्म कर दिया। मुठभेड़ की आवाज ने इमारत के अंदर मौजूद एक और दुश्मन स्नाइपर को सतर्क कर दिया। स्नाइपर के कुछ कर पाने से पहले निकोला ने उसकी दिशा में एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके ने अंदर बचे आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया। कुछ ही पलों बाद